नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रदीप सिंह भाटिया है और आज मैं आपको 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के 8वें अध्याय आधारिक संरचना का अगला भाग पढ़ाऊंगा। इस भाग में मैं आपको विद्युत अर्थात बिजली और स्वास्थ्य के बारे में समझाऊंगा। आधारिक संरचना का अर्थ मैंने आपको बताया था, एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। एक देश की आधारिक संरचना काफी हद तक बिजली और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। एक अर्थव्यवस्था के लिए विद्युत और स्वास्थ्य उसकी रीढ़ की हड्डी के समान है। आधुनिक सभ्यता की प्रगति के लिए बिजली एक प्रमुख घटक है। किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली आधारिक संरचना में बिजली अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राय बिजली की मांग देश में बिजली के उत्पादन से कई गुना अधिक होती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि देश में प्रति वर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद के लिए लगभग 12% प्रति वर्ष बिजली की पूर्ति में वृद्धि होना जरूरी है। अर्थात केवल 8% सकल घरेलू उत्पाद के लिए 12% बिजली का अतिरिक्त उत्पादन, जो अपने आप में आज के सीमित संसाधनों के रहते असंभव सा नजर आता है। भारत में सन 2003-2004 में विद्युत सृजन क्षमता का लगभग 70% उत्पादन तापीय स्रोत मतलब थर्मल स्रोतों से होता था, जबकि 28% उत्पादन जल और वायु स्रोतों से हुआ और 2.6% उत्पादन में परमाणु क्षेत्र का योगदान है। भारत की ऊर्जा नीति कहीं ना कहीं जल और वायु के ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देती है, क्योंकि यह स्रोत जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं है, इसलिए इनमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, जिसका पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता। बिजली की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इसके पर्यावरण संबंधी फायदे भी हैं तथा दीर्घकाल में यह सस्ती साबित हो सकती है। वर्तमान समय में परमाणु ऊर्जा का कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत में केवल 2.7% अंश है, जबकि विश्व में औसतन 13% इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। इसलिए कुछ विद्वानों की राय है कि अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन परमाणु स्रोत और कुछ अन्य वस्तुओं द्वारा किया जाए, जिससे पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव ना पड़े। देश में आज ऊर्जा संकट मंडरा रहा है, अर्थात सभी वाणिज्यिक ईंधन की मांग उसकी पूर्ति से अधिक है। भारत में कोयले की मात्रा और गुणवत्ता बहुत कम है। समय अनुसार जैसे जैसे कोयले का अधिक प्रयोग किया गया, वैसे वैसे कोयले की आपूर्ति में कमी होती गई। शक्ति आपूर्ति के गंभीर दुर्लभता बनी हुई है। भारत में विद्युत क्षेत्र में कई चुनौतियां सामने आई हैं। भारत के विद्युत सृजन की स्थापना क्षमता 4% की वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को लगभग 1 लाख मेगावाट की नई क्षमता की आवश्यकता है। 1 लाख मेगावाट नई क्षमता, लेकिन वर्तमान समय में भारत में केवल
20,000 मेगावाट का ही उत्पादन बढ़ाया गया है, क्योंकि भारत में संसाधन उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बिजली की उत्पादन क्षमता का भी अल्प उपयोग होता है, क्योंकि कई बिजली घर उचित तरीके से इसे चला नहीं पा रहे, जिससे बिजली का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा। दूसरी ओर राज्य विद्युत बोर्ड जो कि बिजली वितरित करते हैं, उनकी हानि लगभग 500 बिलियन रुपए है और यह प्रति वर्ष हानि लगातार बढ़ती जा रही है। विद्युत उद्योग में यह भी एक कारण है कि यह उद्योग धीरे धीरे निजी क्षेत्रों के हाथों में जा रहा है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में होने के कारण इसके कई हानियां हैं। इसका संचालन और वितरण में भी बहुत अधिक हानि हो रही है। इसकी कीमतें किसानों को नाम मात्र कीमतों पर विद्युत का वितरण, अर्थात किसानों को बहुत कम दाम पर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। कहीं ना कहीं इसका घाटा सरकार को ही सहन करना पड़ता है। दूसरी ओर प्लांट लोड फैक्टर में सुधार लाना भी बहुत आवश्यक है। प्लांट लोड फैक्टर का अभिप्राय है जिसके अंतर्गत बिजली के उत्पादन को ट्रांसफार्मर में एकत्रित करना, यह कहलाता है प्लांट लोड फैक्टर। आज भारत में ट्रांसफार्मर इतनी क्षमता के नहीं है कि वह बिजली को इकट्ठा कर सके, जिसके कारण प्लांट का पूर्ण क्षमता से प्रयोग नहीं हो पा रहा और बिजली का पूर्ण प्रयोग भी नहीं हो रहा। इसी प्रकार निजी क्षेत्र की सहभागिता को भी प्रोत्साहित करना होगा। भारत में शक्ति यानी बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र अभी भी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा। सरकार को इनके योगदान को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। बिजली क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भी आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण के लिए CFL के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया गया है। इससे बिजली की खपत कम होती है एवं बिजली का कहीं ना कहीं पूर्ण प्रयोग होता है। आधारिक संरचना का अगला घटक आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। इसका अर्थ केवल बीमारी का ना होना ही नहीं है, बल्कि इससे अभिप्राय एक व्यक्ति की स्वास्थ्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था से है। किसी व्यक्ति के काम करने की योग्यता, उसकी क्षमता काफी हद तक उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की उत्पादन क्षमता अधिक होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादन कर सकता है, जिसका कहीं ना कहीं एक देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक योगदान होता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि लाता है। जनसंख्या के स्वास्थ्य में विकास होना अर्थात मानव संसाधन विकास। अगर एक देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य में विकास होगा तो कहीं ना कहीं मानव संसाधन का भी विकास होगा। वास्तव में एक व्यक्ति का स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का अटूट अंग होता है। अच्छे स्वास्थ्य से अभिप्राय है कि कठिन कार्यों को संभालने की कुशलता में वृद्धि। अच्छे स्वास्थ्य का अभिप्राय है श्रम की उत्पादकता में वृद्धि। अच्छे स्वास्थ्य का अभिप्राय है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। इसके कारण भारत में मृत्यु दर में कमी आई है। शिशु मृत्यु दर भी
कम हुई है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। पहले जीवन प्रत्याशा लगभग 32 वर्ष थी, जो आज लगभग 65 से 70 वर्ष के बीच में है। इसके अतिरिक्त कई जानलेवा बीमारियों जैसे मलेरिया, टीबी, हैजा, चेचक आदि पर नियंत्रण पाया जा सका है। स्वास्थ्य आधारित संरचना के विकास से किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए स्वस्थ जनशक्ति सुनिश्चित होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। एक देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वह उन्हें प्राप्त करे, और यह सरकार की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी भी बनती है कि वह नागरिकों के स्वस्थ स्वास्थ्य जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना में अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, बेड, अस्पतालों में जरूरी उपकरण और एक विकसित दवा उद्योग शामिल है। दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि स्वास्थ्य आधारिक संरचना की मात्र उपलब्धि से ही लोग स्वस्थ हो जाएं, यह आवश्यक नहीं है। लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाना होगा। सरकार पर यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह स्वस्थ शिक्षा, भोजन में मिलावट, दवाएं, जहरीले पदार्थ, चिकित्सा व्यवसाय, जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े, मानसिक अक्षमता जैसे स्वास्थ्य संबंधित गंभीर मुद्दों को निर्देशित और विनियमित करे। केंद्र सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की सहायता से कई नीतियां और योजनाएं विकसित की गई हैं। यह सूचनाएं एकत्रित करते हैं और देश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य निकायों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। भारत में स्वास्थ्य आधारिक संरचना की त्रिपक्षीय प्रणाली लागू की गई। त्रिपक्षीय प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्वास्थ्य बनाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित शिक्षा और उन्हें पहचानने, रोकथाम तथा नियंत्रित करने के तरीके लागू किए गए। मां और बच्चे की देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन आदि आते हैं। इसमें गांव और छोटे कस्बों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना शामिल है। अगला आता है द्वितीय स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल में अस्पताल, जिसमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, उन्हें शामिल किया जाता है और यह प्रमुख रूप से जिलों तथा अन्य कस्बों में स्थापित होते हैं। अगला आता है तृतीय स्वास्थ्य देखभाल। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र और बड़े बड़े अस्पताल शामिल होते हैं, जिनमें जटिल स्वास्थ्य समस्याओं की दशा में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अंतर्गत मेडिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, न्यूरोसाइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ आते हैं। एक बार फिर मैं आपको त्रिपक्षीय क्षेत्र बताता हूं। प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर्गत गांव में छोटे छोटे
कस्बों में छोटे छोटे अस्पताल, एक प्रकार से छोटी छोटी डिस्पेंसरीज आती हैं। वहीं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत इससे थोड़े से बड़े अस्पताल, चिकित्सालय आते हैं, जबकि तृतीय क्षेत्र में शहरों में स्थित बहुत बड़े अस्पताल, जहां पर नई नई शोध होते हैं, इन क्षेत्रों को लिया जाता है। भारत में सन 1951 में अस्पतालों की संख्या केवल 2694 थी, जो कि सन 2005 में बढ़कर लगभग 28,000 हो गई। इसी प्रकार सन 1951 में अस्पतालों में बेडों की संख्या 1,17,000 थी, जो कि 2005 में 9.1 मिलियन हो गई। ऐसे ही स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाखाना, स्वास्थ्य केंद्र, इनकी संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। हाल के वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए बहुत से कदम उठाए गए, परंतु यह सभी कदम लगभग अपर्याप्त ही रहे। यही कारण है कि आज के समय में निजी क्षेत्रों का स्वास्थ्य क्षेत्र में आगमन हुआ। भारत में 70% से अधिक अस्पतालों का संचालन निजी क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है और इनके पास अस्पतालों में उपलब्ध बेडों का यानी बिस्तरों का लगभग 2/5वां हिस्सा है। वहीं लगभग 60% दवाखाने निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में निजी क्षेत्र मेडिकल शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मेडिकल प्रौद्योगिकी तथा रोग निदान अन्वेषण, दवाइयों की बिक्री, अस्पताल निर्माण और मेडिकल सेवाओं की व्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रभुत्व होने के कारण कई चिकित्सक ऐसे हैं जिनका आज पंजीकरण भी नहीं हुआ, जिन्हें हम फर्जी चिकित्सक, नकली डॉक्टर कहते हैं। सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए जिससे इन फर्जी चिकित्सकों पर लगाम लगाई जा सके। 1990 के दशक में उदारीकरण उपायों के कारण अनेक अप्रवासी भारतीयों और औद्योगिक तथा दवा कंपनियों ने भारत के अमीरों और चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण किया। आज विदेशों से कई लोग भारत में आते हैं अपना इलाज करवाने, क्योंकि आज भी भारत में कई क्षेत्रों में इलाज अन्य देशों के मुकाबले बहुत सस्ता है, जिसे हम चिकित्सा पर्यटन भी कहते हैं। भारतीय चिकित्सा की 6 प्रणाली हैं: आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक एवं हेमोपैथिक। इसे आयुष के नाम से जाना जाता है। सन 2010 के आंकड़ों के आधार पर भारत में 33,855 अस्पताल एवं दवाखाने थे तथा लगभग 6,11,431 पंजीकृत डॉक्टर हैं। परंतु शिक्षा अथवा शोध अभी भी अपर्याप्त ही है। एक अध्ययन से यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% संख्या निवास करती है। मतलब विश्व की 17% जनसंख्या भारत में है, परंतु इस देश पर विश्व की कुल रोगियों का 20% बोझ है।
यानी 20% विश्व में रोगी केवल भारत में है। विश्व रोग भार एक सूचक है जिसका प्रयोग विशेषज्ञ किसी विशेष रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या के साथ साथ रोगों के कारण असमर्थता में बिताए सालों की संख्या जानने के लिए करते हैं। वर्तमान में 20% से भी कम जनसंख्या जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करती है। 20% से भी कम। एक अध्ययन से पता चला है कि केवल 38% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टरों की संख्या है और केवल 30% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में दवाइयों का पर्याप्त भंडार है। भारत में 70% जनसंख्या गांव में रहती है, परंतु ग्रामीण इलाकों में भारत के केवल 1/5 अस्पताल ही स्थित हैं। ग्रामीण भारत के पास कुल दवाखानों के लगभग आधे दवाखाने ही हैं। लगभग 7 लाख बेड में से ग्रामीण क्षेत्रों में 11% ही उपलब्ध है। भारत में जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं का है। पुरुषों की तुलना में शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। देश में शिशु लिंग अनुपात में 1991 की जनगणना के अनुसार 945 से सन 2001 में 927 की गिरावट होना क्या दर्शाता है? भ्रूण हत्या। अर्थात भारत में भ्रूण हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में 15 वर्ष से कम लगभग 3 लाख लड़कियां न केवल शादीशुदा हैं बल्कि कम से कम एक बच्चे की मां भी हैं, जो कि यह दर्शाता है कि भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हुआ। इसके लिए सरकार को कई प्रकार की योजनाएं और ठोस कदम उठाने होंगे। इन सभी सुधारों के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। आशा करता हूं आपको आज के आधारिक संरचना के इस भाग में स्वास्थ्य और विद्युत के बारे में अच्छे से ज्ञात हुआ होगा। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।